इस मुल्क की भलाई में हर बाशिंदे का ये फ़र्ज़ बनता है कि कौमी इत्तेहाद को पाश पाश न होने दे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिल के रहेंगे जब ही मुल्क तरक्की करेगा, और अगर इनमें आपस में इख्तलाफ रहा तो ये कोई शानदार मुल्क कभी नहीं बन पाएगा, का नुकसान होगा। तो क्या ये अवैसी साहब अपने वालिद साहब से ज़्यादा अक्लमंद हैं? ज़िंदगी भर वो पार्लियामेंट में रहे, ललकारते रहे, हैदराबाद को संभालते रहे, और कभी उन्होंने आंध्रा से बाहर अपनी पार्टी को नहीं निकाला। किस मकसद से ये ले आए हैं? क्या यूपी की इतनी बड़ी मुसलमानों की आबादी, इसमें कोई लीडर नहीं था? ये लीडर बना। खबर आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर से है, जहां पर समाजवादी पार्टी के फाउंडर सदस्य मौलाना इदरीस बस्तवी आज सपा नेता गुड्डू मिर्जा बेग के आवास पर पहुंचे, जहां पर गुड्डू मिर्जा के आवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए मौलाना इदरीस बस्तवी ने कहा कि 2022 का उत्तर प्रदेश चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, उसे अत्यंत गंभीरता से लेते हुए पूरी रणनीति के साथ सेकुलर पार्टियों को चुनाव मैदान में उतरने की जरूरत है, अन्यथा यह देश 1947 की स्थिति में पहुंच जाएगा। मौलाना ने कहा कि आज पूरा देश चंद पूंजीपतियों के हाथ में है, उन्हीं के इशारे पर व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, और यहां तक कि नए नए कानून भी उन्हीं के इशारों पर बनाकर गरीबों, किसानों और मजदूरों के भविष्य से खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका ताज़ा उदाहरण कृषि कानून है। किसानों के लंबे संघर्ष के बाद तीनों कानून वापस ले लिया गया है, लेकिन सांप्रदायिक शक्तियां कमजोर नहीं हुई। अगर उनके हाथ से देश की सत्ता नहीं ली गई तो फिर आने वाले दिनों में इससे भी भयंकर कानून लाए जा सकते हैं, जिससे देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ सकती है। मौलाना ने मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र विधानसभा मुबारकपुर में शिक्षा एवं बनारसी साड़ी उद्योग के हवाले से यह कस्बा पूरे विश्व में जाना पहचाना जाता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक मुबारकपुर का रहने वाला कोई व्यक्ति यहां का प्रतिनिधि नहीं चुना जा सका। मौलाना ने आगे कहा कि जो भी पार्टियों ने अपना उम्मीदवार यहां से लड़वाया वो बाहरी था, जिसके कारण मुबारकपुर की समस्याएं दिन प्रतिदिन बाज बनती गईं। यदि समाजवादी पार्टी मुबारकपुर के रहने वाले किसी व्यक्ति को मैदान में उतारती है तो सभी लोगों को एकजुट होकर उसके साथ हो जाना चाहिए, ताकि मुबारकपुर की सभी समस्याओं को और बेहतर तरीके से सरकार तक पहुंचाकर उसका समाधान करा सके। मेरी सियासी ज़िंदगी की शुरुआत समाजवादी पार्टी से हुई, और सन 91 में पहला इलेक्शन मैं इसी पार्टी से लड़ा, जब इस पार्टी की हालत बहुत ख़राब थी। तब भी बहुत कामयाबी से इलेक्शन लड़ा, लेकिन चूंकि मेरी सीट पर मुझको लेकर 8 कैंडिडेट मुसलमान थे, इसलिए वहाँ से भाजपा जीती। 2022 का चुनाव बहुत ही संजीदगी से लेने की ज़रूरत है, इसलिए कि मुल्क और सूबे के जो हालात हैं और जिस तरह से 1947 से मुल्क चलता रहा, कुछ क़ुव्वतें उस अंदाज़ को बदल देना चाहती हैं, कुछ क़ुव्वतें अमीर गरीब के फ़र्क को बढ़ा देना चाहती हैं। हमारे लिए सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह है कि यहाँ की हुक्मरान पार्टी मुकम्मल तौर पर सरमायादारों के हाथ में है, जिसको हरियाणा, पंजाब, यूपी के काश्तकारों ने भी समझा, और 1 साल तक इतनी बड़ी तहरीक चलाई कि हिंदुस्तान में इतनी मजबूती से, इतने बड़े मजमे के साथ 1 सदी में कोई तहरीक नहीं चली है। इतना तादाद किसानों की बॉर्डर पे बैठी रही, शहरों में बैठती रही, और एक ही बात कहती रही कि इन तीनों काले कानून को वापस लिया जाए। वो काला कानून दरअसल सरमायादारों के लिए बनाया गया था, और इसको हरियाणा, पंजाब और यूपी के किसानों ने अच्छी तरह समझा, इसलिए वो जान तक दे दिए। इतनी बड़ी तादाद के किसानों की मर गई, 700 से ऊपर लोग मौत के घाट उतर गए, लेकिन उनकी तहरीक में कोई कमज़ोरी नहीं आई, और गवर्नमेंट को तौबा तिल्ला करना पड़ा, वापस लेना पड़ा,
और इतनी उजलत में वापस लिया है कि जैसे कोई टिकट लेकर के ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दी करता और ना गाड़ी चली जाएगी। तो हालात इतने ख़राब हो चुके थे कि मौजूदा हुकूमत ने उसको इंतहाई उजलत में पार्लियामेंट के पहले ही दिन वापस ले लिया और ये समझे थे कि वापस लेने से किसानों का गुस्सा कम हो जाएगा। वो गुस्सा कम नहीं हुआ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अगरचे वो अभी नवउम्र हैं, लेकिन बूढ़ों जैसी अक्ल हो चुकी है उनकी, हर पहलू पे निगाह रखते हैं। और वो पहले कह चुके हैं कि किसी का हक मार के किसी नए आने वाले को टिकट नहीं दिया जाएगा, वो चाहे जिस राह से भी आवे। थोड़ी ही तादाद में सही, मगर शिवपाल जहाँ ज़्यादा यादव लोग हैं जिस ज़िले में, वहाँ पिछले इलेक्शन में भी असरअंदाज हुए। अब की दफ़ा भी ये उससे कम लेकिन असरअंदाज होते। अब मिलाप हो गया तो इससे सपा को मजबूती मिलेगी। इस मुल्क की भलाई में हर बाशिंदे का ये फ़र्ज़ बनता है कि कौमी इत्तेहाद को पास पास न होने दे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मिल के रहेंगे जब ही मुल्क तरक्की करेगा। और अगर इनमें आपस में इख्तलाफ रहा तो ये कोई शानदार मुल्क कभी नहीं बन पाएगा। जो छोटी पार्टियां हमारे इत्तेहाद में आई हैं वो मज़हब की बुनियाद पर नहीं हैं, वो पार्टियां बिरादरी की बुनियाद पर हैं, बिरादरी की बुनियाद पर हैं। पीस पार्टी से बात हो रही है, ऐसा नहीं है। खाली अवैसी साहब से नहीं बात होगी, इसलिए कि मुसलमान के नाम पे, मज़हब के नाम पे उनकी पार्टी है। पार्टी का नाम पहले बदल करके सेकुलर बने तो आ जाएं। इसीलिए तो इनके वालिद साहब हमारी बाबरी मस्जिद इलेक्शन कमेटी के बाद में वो सदर भी हुए। हमारी बहुत गहरी मुलाकात रही और इंदिरा गांधी उनसे कह रही थी कि आप इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उत्तर प्रदेश में लाइए। तो उनका ना, हम नहीं लाएंगे, इससे मुसलमानों का नुकसान होगा। तो क्या ये अवैसी साहब अपने वालिद साहब से ज़्यादा अक्लमंद हैं? ज़िंदगी भर वो पार्लियामेंट में रहे, ललकारते रहे, हैदराबाद को संभालते रहे और कभी उन्होंने आंध्रा से बाहर अपनी पार्टी को नहीं निकाला। किस मकसद से ये ले आए हैं? क्या यूपी की इतनी बड़ी मुसलमानों की आबादी, इसमें कोई लीडर नहीं था? क्या कहना है? और समाजवादी पार्टी का तो अभी कोई रद्द-ए-अमल इस पर आया नहीं, लेकिन ये तो बिल्कुल नेचुरल बात है कि जब आपने 15 से 18, 18 से 20 और 21 साल उम्र कर दिया तो 21 साल तक उसको घर में बचा के रखना हर माँ बाप के लिए मुश्किल होगा। जज्बात सबके होते हैं और उस जज्बात का लिहाज करते हुए इन्हें 21 साल उम्र हरगिज़ नहीं करना चाहिए। न हमारे मज़हब ने कोई उम्र की कैद लगाई है और न हम इसे मानने के लिए तैयार होंगे। आप कानून बना रहे हैं, जो पाबंदी मज़हब ने नहीं लगाई है वो पाबंदी आप अपनी तरफ से बढ़ा रहे हैं। हम शादी ब्याह को भी एक मज़हबी काम समझते हैं और जब मज़हब ने आज़ादी दी है तो उसी आज़ादी से हम शादी ब्याह करेंगे। जिस लड़की का जी चाहे वो 15 साल की उम्र में शादी करे, जिसका जी चाहे वो 30 साल की उम्र में शादी करे, हम उसे कम उम्र में भी शादी करने पर मजबूर नहीं करेंगे और ज़्यादा उम्र तक ले जाने के लिए भी मजबूर नहीं करेंगे। ऐसे किसी कानून को हम